हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे समसामयिक क्रॉनिकल मैगज़ीन के राष्ट्रीय घटनाक्रम अगस्त मंथ 2024 पर। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम समसामयिक क्रॉनिकल मैगज़ीन का। अगस्त मंथ की मैगज़ीन है दोस्तों, इसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में डाकघर अधिनियम 2023 की। तो डाकघर अधिनियम 2023 क्या है दोस्तों? तो 18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम 2023 पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को लागू हो गया है। इसे राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की थी। तो राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकृति 24 दिसंबर को ही प्रदान कर दी थी, लेकिन 18 जून 2024 को इसको लागू किया गया है। यह अधिनियम भारतीय डाक को नियंत्रित करता है, जो केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। और ये जो भारतीय डाक घर अधिनियम है, ये क्या करता है? भारतीय डाक को क्या करेगा? नियंत्रित करता है, जो कि क्या है? भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। सरकार के पास पत्रों के संप्रेषण पर विशेष अधिकार नहीं होगा, और जो सरकार होगी अब उसके पास पत्रों के संप्रेषण के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। अब क्या होगा? जो सेवाएं होगी उनको नियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। जो नियम बना दिए गए हैं उन नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। सरकार को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित किसी भी वस्तु को रोकने का अधिकार होगा। तो सरकार को ये पावर दी गई है कि यदि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित कोई अन्य निर्दिष्ट आधार है तो उस आधार पर जो भारतीय डाक के माध्यम से कोई प्रेषित क्या है वस्तु है, उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो इस तरह से याद रखना है। भारतीय डाक नियमों के माध्यम से निर्धारित दायित्वों को छोड़कर अपनी सेवाओं के संबंध में किसी भी अन्य दायित्व का वहन नहीं करेगा। तो अन्य कोई भी दायित्व क्या है? नियमों के तहत निर्धारित दायित्वों के अलावा अन्य जो दायित्व होंगे उनका क्या होगा? निर्वहन नहीं करेगा। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवाओं के महानिदेशक DGPS को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। तो जो क्या होंगे? डाक सेवाओं के महानिदेशक हैं, उनको क्या किया जाएगा? भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। DGPS के पास सेवाओं के लिए शुल्क, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने की भी शक्तियां होंगी। अधिनियम में किसी भी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए डाक अधिकारी द्वारा डाक सामग्री को अनाधिकृत रूप से खोलने पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी चीज़ें इसमें यहाँ पे ठीक हैं। आगे बात कर लेते हैं सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की। तो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 क्या है? तो इसको केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया है? 21 जून 2024 को लागू किया है। तो है क्या? तो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया। तो इसके तहत नियमों को क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। और यह अधिनियम 21 जून 2024 से लागू हुआ है। तो 21 जून 2024 से यह अधिनियम लागू हो गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, याद रखेंगे, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 कब से लागू हुआ? तो 21 जून 2024 से लागू हुआ है। इस अधिनियम को संसद द्वारा फरवरी 2024 में पारित किया गया था। तो फरवरी 2024 में इसको संसद ने पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिकतम पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोकना। तो जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली है उसमें अधिक पारदर्शिता हो जाए, विश्वसनीयता आ जाए, इस कारण से इस जो है तो अधिनियम को लाया गया है। आगे बात कर लेते हैं इस अधिनियम में जो अनुचित साधन हैं। तो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के धारा 2 के तहत सूचीबद्ध लोक परीक्षा प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को इसमें शामिल किया गया है। तो सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत जो अधिनियम है, इसकी धारा 2 के तहत सूचीबद्ध लोक परीक्षा प्राधिकरण और केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा इसमें शामिल की जा सकती हैं। इस सूची के अंतर्गत 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, कर्मचारी चयन आयोग, SSC और रेलवे भर्ती बोर्ड RRB
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को शामिल किया गया है। तो 5 परीक्षा प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम के तहत किन जो है तो 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। तो वहाँ पे याद रखना है UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA, ये 5 प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। अब अनुचित साधन क्या, अनुचित साधनों के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो अनुचित साधनों में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनाधिकृत पहुँच, मतलब हैकिंग करके प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक पहुँच या लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधन से छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, ये सभी जो है तो अनुचित साधनों के अंतर्गत आएंगे। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। तो जो अपराध हैं वो संज्ञेय हैं, गैर जमानती हैं और गैर समन योग्य हैं। तो इस तरह से अधिनियम के तहत जो है तो धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की कैद की सज़ा का प्रावधान है और इसी के साथ धोखाधड़ी में संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। तो 5 से 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इस अधिनियम के तहत है। शायद अब जो है तो इस तरह के अपराधों की संख्या कम होगी। इस अधिनियम के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस उप अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी। तो जांच कौन करेगा? तो जांच करेगा पुलिस उप अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से ऊपर का जो स्तर का अधिकारी या उसके ऊपर का अधिकारी ही जांच करेगा, उसके नीचे के अधिकारी जांच नहीं कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो कब शपथ दिलाई गई? 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने ली है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल की भी शुरुआत हुई। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की थी। तो 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। 16वें प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ था और ये तीसरा कार्यकाल है जो कि 2024 में उनका शुरू हो रहा है 9 जून से। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पश्चात नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ नई गठबंधन सरकार के 71 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित विदेशी नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हुए। तो जो है तो शपथ ग्रहण जो समारोह था प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो उपस्थित विदेशी नेता थे उसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो है तो प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन सा विदेशी नेता शामिल था या कौन सा विदेशी नेता शामिल नहीं था। इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की। तो 18वीं लोकसभा का आम चुनाव सभी लोगों को पता है 16 मार्च 2024 को भारत के चुनाव आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 18वीं लोकसभा तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभाओं के लिए 2024 के आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य 7 चरणों में आयोजित हुए। तो यहाँ पे चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुए थे? तो 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुए। कब से कब तक हुए? तो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित हुए और इसके परिणाम 4 जून 2024 को
घोषित किए गए। इस चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 1.8 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया। तो 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 1.8 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार यहाँ पे मतदान किया है। भारत ने 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए 74 महिला सांसदों को चुना है। तो 74 महिला सांसद चुनी गई हैं 2024 के आम चुनाव में, और 2019 की तुलना में ये 4 कम है। मतलब 2019 में कितनी महिलाओं को चुना गया था, तो 78 चुना गया था, और 2024 में 74 महिलाओं को चुना गया है। और ये 74 महिलाएं निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र कितना है, 13.63% हिस्सा हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह जो संख्या है वो 46% है, ब्रिटेन में 35% है और अमेरिका में 29% है। 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद है, जो कि 543 सदस्यीय लोकसभा के बहुमत के आंकड़े 272 से काफ़ी ऊपर है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि 293 सांसद एनडीए के पास हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास हैं, और इस तरह से उनकी जो क्या है बहुमत का आंकड़ा 272 है, उससे ज़्यादा उनके पास थे। इस कारण से उन्होंने सरकार बना ली है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के विश्लेषण के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने वाले 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके विश्लेषण से पता चलता है कि लोकसभा चुनाव जीतने वाले जो 93% उम्मीदवार हैं वो क्या हैं, करोड़पति हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। जबकि 2019 में यह जो संख्या थी वो 88% थी। मतलब करोड़पति जो क्या है सांसद हैं, उनकी संख्या क्या है, बढ़ी है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय जनता लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 की। तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है 240 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली है 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें, डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को मिली हैं 22 सीटें, टीडीपी को 16 सीटें, जेडीयू को मिली हैं 12 सीटें, अन्य राजनीतिक दलों को 81 सीटें मिली हैं और निर्दलीय दलों को 7 सीटें मिली हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, बीजेपी 240, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी सपा 37, तृणमूल 29, डीएमके 22, टीडीपी 16, जेडीयू 12, 81 अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला है, और जो है तो निर्दलीय को 7 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से 18वीं लोकसभा के आम चुनाव इस तरह से थे। याद रखें, कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च को करी गई थी और रिजल्ट 4 जून को आए हैं। आगे बात कर लेते हैं, शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय बना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय बनाया गया है। 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो किन्होंने उद्घाटन किया है, तो याद रखेंगे 24 जून 2024 को भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। चैडविक हाउस में स्थित संग्रहालय को एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। यह संस्थान की समृद्ध विरासत, विकास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। तो ये जो क्या है, अत्याधुनिक सुविधाओं से के रूप में इसको जो विकसित किया गया है, ये क्या करता है, इसकी समृद्ध विरासत, विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। संग्रहालय को 10 अलग अलग दीर्घाओं में संरचित किया गया है। तो जो संग्रहालय है इसमें 10 क्या है, दीर्घाएं बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक को सीएजी के इतिहास, भूमिकाओं और महत्व के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत खोज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। महात्मा गांधी ने 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान चैडविक हाउस में ठहरे थे। तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने 1946 में जब कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा की थी, उस समय चैडविक हाउस में वो ठहरे थे। और स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय यहाँ शुरू किया गया था। तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय की शुरुआत चैडविक हाउस शिमला में ही की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चैडविक हाउस, हाल ही में चर्चा में रहा चैडविक हाउस कहाँ पर स्थित है या उसका संबंध किससे है। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो याद रखेंगे चैडविक हाउस शिमला में बना है, हिमाचल प्रदेश के, और यहाँ पे क्या है, अत्याधुनिक सुविधा से लैस यहाँ पे क्या किया गया है, इसको बनाया गया है।
आगे बात कर लेते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सीएजी को वरीयता के क्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या होता है, प्रमुख होता है कौन, सीएजी। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर 20 जून 2024 को भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा, भर्तृहरि महताब याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का अस्थायी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर का काम यही होता है कि वो क्या करता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के या विधानसभा के सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे जो भर्तृहरि महताब जी हैं, इन्होंने 18वीं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने क्या किया है, इनको नियुक्ति मिली थी और इन्होंने ही क्या किया था जो है तो प्रोटेम स्पीकर का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष के चुनाव तक चलने तक निचले सदन की अध्यक्षता करना है। तो प्रोटेम स्पीकर का कुछ विशेष कार्य होता नहीं है, केवल क्या होता है, प्राथमिक जो उनका प्राइमरी वर्क होता है वो क्या होता है, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना और साथ ही साथ क्या है, अध्यक्ष के चुनाव तक निचले सदन की अध्यक्षता करता। जब तक क्या हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक निचले सदन की अध्यक्षता करना इनका क्या होता है, कार्य होता है। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो संविधान में इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ दिलाते हैं। सदन के नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही क्या हो जाता है, सदन के नए अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो उसी के साथ प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो समाप्त हो जाता है। लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। तो याद रखेंगे, जीवी मावलंकर पहले प्रोटेम स्पीकर थे। भर्तृहरि महताब जो है तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन। तो भारत में IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया है। 13 से 14 जून 2024 के मध्य नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों ने प्रतिभाग किया है। तो रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है। इस सम्मेलन ने हितधारकों को IORA सदस्य देशों में क्रूज पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और मजबूत करने की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतिगत पहलों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। तो इस सम्मेलन में जो हितधारक हैं उनको IORA सदस्य देशों में क्रूज पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और मजबूत करने की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतिगत पहलों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। चर्चा में बुनियादी ढांचे के विकास, नियामक मुद्दों, सतत पर्यटन, रोजगार सृजन, महिलाओं को शामिल करने और अन्य के अलावा व्यापार के अवसरों को शामिल किया गया है। वर्ष 1997 में स्थापित IORA एक अंतर सरकारी संगठन है। तो IORA की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी और एक अंतर सरकारी संगठन है जो नेल्सन मंडेला के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। तो क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में IORA की स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी और ये क्या है, नेल्सन मंडेला के दृष्टिकोण पर आधारित है। आगे बात कर लेते हैं, बाधा वन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी मिली है। तो बाधावन में क्या मिला है, बाधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी मिली है। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास बाधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने दी है। तो इस तरह से याद रखेंगे, यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के बाधावन में स्वीकृत ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है। तो ये क्या है, एक प्रकार का डीप सी पोर्ट है जो कहाँ पर है, पालघर जिले महाराष्ट्र के बाधावन में स्वीकृत है। ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है। इस बंदरगाह को सभी मौसमों में काम आने वाले डीप
ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल होगा। इस परियोजना का निर्माण बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (BPPL) द्वारा किया जाएगा। तो बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जो जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। तो ये क्या है, एक प्रकार का विशेष प्रयोजन वाहन है और इसी के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण सहित परियोजना की कुल अनुमानित लागत 76,220 करोड़ रुपए है। तो 76,220 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और इसमें क्या है, इस परियोजना से प्रतिवर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन की संचयी क्षमता सृजित होगी, जिसमें लगभग 23.2 मिलियन TEU 20 फुट इक्विवेलेंट्स कंटेनर हैंडलिंग क्षमताएं शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये इसकी क्षमता हो जाएगी 298 मिलियन मीट्रिक टन की संचयी क्षमता यहाँ से सृजित हो जाएगी और 23.3 मिलियन TEUs 20 फुट इक्विवेलेंट कंटेनर हैंडलिंग क्षमता इसमें शामिल होगी। आगे बात कर लेते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास की। तो 19 से 20 जून 2024 के मध्य विश्व बैंक के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप एवं प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक एंड रिस्पांस सिमुलेशन इंटरसाइज का क्या किया है, आयोजन किया है। भोपाल में आयोजन किया गया है विश्व बैंक की सहायता से। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए तैयारी और जवाबी क्षमताओं को बढ़ाना है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। तो इसमें क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिन्होंने एवियन फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रकोप का पता लगाने, त्वरित प्रतिक्रिया रणनीतियों और अंतर एजेंसी समन्वय का अभ्यास किया है। यह अभ्यास केरल के एवियन फ्लू के प्रकोप और मवेशियों जैसे गैर पोल्ट्री प्रजातियों को प्रभावित करने वाले बढ़ते वैश्विक स्पिल ओवर मामलों के जवाब में आयोजित किया गया था। इस सिमुलेशन अभ्यास का नेतृत्व विश्व बैंक के वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री हिकुएपी कटजियोगुआ ने किया है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ फ्रैंक बोंक ने इसको किया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है। एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक संक्रामक क्या है, वायरल संक्रमण है और विशेष रूप से पक्षी, जंगली पक्षियों और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है। वर्ष 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की पहचान पहली बार दक्षिणी चीन के घरेलू जल पक्षियों में की गई थी। तो पहली बार दक्षिणी चीन में घरेलू जल पक्षियों में इन्फ्लुएंजा H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की पहचान 1996 में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं संगम डिजिटल ट्विन पहल की। तो संगम डिजिटल ट्विन पहल क्या है, तो 18-19 जून 2024 के मध्य IIT दिल्ली द्वारा दूरसंचार विभाग DOT की IIT दिल्ली द्वारा दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। तो जो क्या है, संगम क्या है, डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम है जिसको सफलतापूर्वक 18-19 जून 2024 को क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। तो इस तरह से याद रखेंगे कि क्या है, ये एक प्रकार की पहल है संगम डिजिटल ट्विन पहल। संगम क्या है, तो डिजिटल ट्विन पहल का उद्देश्य अभिनय बुनियादी ढांचा, नियोजन समाधानों के व्यवहारिक क्रियान्वयन का प्रदर्शन करना है, तेज और अधिक प्रभावी सहयोग की सुविधा के लिए एक मॉडल ढांचा विकसित करना तथा भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। यह भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सफल रणनीतियों को बढ़ाने और दोहराने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम कर सकता है। डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृतियों बना करके एक समाधान प्रदान करता है। यह पहल 2047 के विजन के लिए प्रयासरत टेकेड के युग में संचार, संगणना और संवेदन के पिछले दशक की सफलताओं की पृष्ठभूमि में आई है। 2047 के विजन के लिए प्रयासरत है और यह क्या है,
पिछले दशक की सफलताओं की पृष्ठभूमि में ही आई है। अब बात कर लेते हैं संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल की। तो संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल 16 जून 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इस स्थल पर भारत के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो पहले संसद भवन परिसर में अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। तो संसद भवन परिसर में जो क्या थी, मूर्तियां थी स्वतंत्रता सेनानियों की, प्रमुख नेताओं की, उनको क्या किया गया है, रखा गया है संसद भवन में, और उसी को प्रेरणा स्थल के रूप में जाना जाएगा। तो मूर्तियों का स्थानांतरण भू दृश्यीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य के तहत किया गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे। इस पहल का उद्देश्य भारतीय इतिहास की इस प्रेरक हस्तियों की जीवन गाथाओं को बताने के लिए आसान पहुंच प्रदान करके QR कोड जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। स्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए समझौता किया गया है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने जून 2024 में बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य देश भर में इन 4 बैंकों की 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र स्थापित करना है। स्पर्श सेवा केंद्र, स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन प्रणाली, रक्षा प्रत्यक्ष पेंशन प्रसंस्करण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। ये समझौता ज्ञापन पेंशनभोगियों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ये सेवा केंद्र स्पर्श योजना के तहत पेंशनभोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे तथा रक्षा पेंशनभोगियों को प्रोफाइल अपडेट, शिकायत पंजीकरण, डिजिटल पहचान जैसी सेवाओं के साथ व्यापक समाधान प्रदान करेंगे। इन MOU के साथ स्पर्श सेवाएं अब देश भर के कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में ये स्पर्श सेवाएं उपलब्ध होंगी। पेंशन से संबंधित सेवाएं हैं, याद रखेंगे मोटा मोटी। रक्षा लेखा विभाग के 199 समर्थित सेवा केंद्रों और देश भर के 3.75 लाख से अधिक जन सेवा केंद्रों के अतिरिक्त हैं। स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को व्यापक समाधान प्रदान करना है। तो ये लाइन याद रखेंगे कि स्पर्श क्या है, रक्षा मंत्रालय की एक पहल है और इसके द्वारा क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो रक्षा पेंशन भोगियों को व्यापक समाधान प्रदान करना है। यह रक्षा पेंशन के प्रबंधन में एक बुनियादी बदलाव है, क्योंकि यह दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने पर भी क्या है, केंद्रित है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता हुआ है। तो राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बच्चों और किशोरों को अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 से अधिक भाषाओं में 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 1000 से अधिक गैर शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इन पुस्तकों को 3, 8, 8, 11, 11, 14 और 14-18 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए 4 आयु समूह में वर्गीकृत किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। तो NBT की स्थापना 1957 में की गई थी। याद रखेंगे 4 वर्गों में, आयु वर्गों में पाठकों को इसमें बांटा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। और क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म के लिए एक क्या है, राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय संस्थागत ढांचा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि क्षरण, भूमि का कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनारोपण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा करना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वन क्षेत्र को बढ़ाकर पृथ्वी ग्रह को बेहतर बनाने का आह्वान किया है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को दुनिया भर में मनाया गया। तो 5 जून 1973 को दुनिया भर में पहला पर्यावरण
दिवस मनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं कला संस्कृति के अंतर्गत कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर है। तो कोझिकोड केरल का भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर है। तो यूनेस्को ने इसको साहित्य शहर का खिताब दिया है। 23 जून 2024 को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर शहर उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन सा है? तो कोझिकोड बना है, उत्तरी केरल का है, ज़िला है। तो इस तरह से याद रखेंगे। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में जगह मिली थी। तो अक्टूबर 2023 में ही इसको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में साहित्य श्रेणी में जगह मिल गई थी। कोझिकोड या कालीकट मालाबार तट पर स्थित है। तो कोझिकोड क्या है? मालाबार तट पर स्थित है। माना जाता है कि कैलिको शब्द जो हाथ से बुना हुआ एक बढ़िया सूती कपड़ा है, कालीकट से ही लिया गया है। शास्त्रीय पुरातनता और मध्य युग के दौरान कोझिकोड को पूर्वी मसालों के प्रमुख व्यापारिक बिंदु के रूप में इसकी भूमिका के लिए मसालों का शहर भी कहा जाता है। 7 जून 2012 को शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न वास्तुशिल्प मूर्तियों के कारण कोझिकोड को मूर्तियों का शहर शिल्प नगरम का टैग दिया गया था। 2012 में शिल्प नगरम का टैग दिया गया था। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की स्थापना 2004 में की गई थी। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में 7 रचनात्मक क्षेत्रों शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया और संगीत को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इनको शामिल किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं श्रीनगर विश्व शिल्प शहर घोषित हुआ है। तो जो श्रीनगर है ये विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है। जून 2024 में जम्मू एवं कश्मीर का श्रीनगर शहर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, मल्लपुरम, मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो अब तक भारत में 4 क्या हैं? विश्व शिल्प शहर घोषित किए गए हैं। विश्व शिल्प परिषद के द्वारा ये घोषणा की जाती है। और वर्तमान में जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर का, इसको क्या किया गया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को पहले ही ये दर्जा प्राप्त था। विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता श्रीनगर की समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के साथ असाधारण कौशल को उजागर करता है। तो कारीगरों के जो असाधारण कौशल है इसको भी ये उजागर करता है, जैसे कि हाथ से बुने हुए कालीन, पश्मीना शाल तथा कागज़ से कलाकृतियों बनाना, ये सभी क्या हैं? कश्मीर की क्या है? अद्भुत जो है तो विरासत हैं। वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भी शामिल किया गया था। तो 2021 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शिल्प और लोक कलाओं के लिए शामिल किया गया था। विश्व शिल्प शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। तो विश्व शिल्प शहर को विश्व शिल्प परिषद ने 2014 में लॉन्च किया था। विश्व शिल्प परिषद यूनेस्को से संबद्ध एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो विश्व शिल्प परिषद यूनेस्को से संबद्ध एक गैर लाभकारी क्या है? संगठन है, गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन। इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी। राष्ट्रपति भवन में पहली बार रज पर्व का आयोजन किया गया। 14 जून 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित रज पर्व समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर रज गीत, मयूरभंज, छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य और कर्मा नृत्य प्रस्तुत किए गए। रज पर्व उड़ीसा का 3 दिवसीय अनूठा त्यौहार है। माना जाता है कि इस दौरान धरती माता रजस्वला होती हैं और मानसून के आगमन के साथ ही वह भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती हैं। इस अवधि के दौरान धरती के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में सभी कृषि कार्य स्थगित रहते हैं। त्यौहार के पहले दिन को पहली रज कहा जाता है जो त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति कहा जाता है जो सौर महीने की मिथुन जून जुलाई की शुरुआत का प्रतीक है। तीसरे दिन को भूमि दहन या बासी रज कहा जाता है जो त्यौहार के मध्य दिन को दर्शाता है। और इस त्यौहार का समापन वसुमती स्नान या भूमा देवी के स्नान नामक रिवाज के साथ होता है। तो इस तरह से ये हो गया रज पर्व उड़ीसा का है, याद रखेंगे। अंबुबाची मेला 22 जून से 26 जून 2024 के मध्य असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आयोजित हुआ। तो असम के कामाख्या देवी मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेले का जो क्या है आयोजन 22 से 26 जून 2024 के मध्य किया गया। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह
मानसून के मौसम में विशेष रूप से असमिया महीने आहार में जून के मध्य में आयोजित होता है। यह त्यौहार देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव माना जाता है और पूर्वी भारत में प्रचलित तांत्रिक शक्ति पंथ से जुड़े होने के कारण इसे अमेठी या तांत्रिक प्रजनन उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। कामाख्या 51 शक्तिपीठों का शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थलों में से एक है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय घटनाक्रम का हमारा ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट सेशन में समसामयिकी आर्थिकी के साथ मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।